गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर 6 नियुक्तिकरण स्टाफिंग, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसके अंतर्गत समझेंगे हम कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, भर्ती की नीति कैसे अपनाया जाता है एवं भर्ती के क्या क्या स्रोत हैं। इसका आज हम क्या करेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था क्या, नियुक्तिकरण का महत्व। ठीक है, आज हम समझते हैं कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, सिलेक्शन। तो देखिए, कर्मचारियों की भर्ती का अर्थ क्या हो रहा है। तो कुछ दशक पूर्व भर्ती एवं चयन का कोई विशेष महत्व नहीं था तथा पर्यवेक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को कार्य पर रख लिया करते थे, किंतु औद्योगिक एवं श्रमिक संगठनों में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण अब भर्ती कार्यक्रम एक सुनियोजित तरीके से किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी भी उपक्रम की सफलता की कुंजी सेवी वर्गीय भर्ती एवं चयन की सफलता में क्या है, शामिल होती है। अब देखो, कर्मचारियों की भर्ती का आशय क्या है। तो कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया भर्ती से प्रारंभ होती है। भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। भर्ती में कार्य करने के लिए जो इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब जिसको कार्य में रुचि रहती है वो क्या करते हैं, आवेदन करते हैं और उनकी योग्यता अनुसार उसको क्या किया जाता है, चयन प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाता है। अब देखिए, कर्मचारियों की भर्ती की परिभाषाएं क्या है। तो फिलिप्पो का क्या कहना है कि भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें संगठन के लिए रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने से लगाया गया है। अर्थात जिस संगठन में, जिस प्रबंधन में, जहाँ पे कर्मचारियों की क्या करना है, हमको नियुक्ति करना है, ठीक है, तो उनको योग्यता अनुसार उनका क्या करना है, चयन करना है, इसके बारे में वहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है इसी में डेल एच बीच के अनुसार बोला जा रहा है कि भर्ती का आशय पर्याप्त मानव शक्ति स्रोतों का वितरण करना एवं उनको बनाए रखना है। इसमें उपलब्ध कर्मचारियों का एक निश्चित पूल का निर्माण करना भी शामिल है, ताकि संगठन में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त किया जा सके। व्यापार छोटा हो या बड़ा, उसमें कुछ न कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आपने देखा ही होगा, जिस भी संस्था में आप जाते हैं, जिस भी कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा दुकान ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यापारी, चाहे एकांकी व्यापारी हो या साझेदारी हो, चाहे संयुक्त हो, अपने साथ किसी न किसी को काम करने के लिए क्या करते हैं, एक सहायक नियुक्त करते ही हैं, ठीक है, जिसे मजदूर की पद्धति भी दी गई है ना। इन कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही भर्ती कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े कारखाने व उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए पृथक सेवी वर्गीय विभाग या भर्ती शाखा स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े उपक्रमों, प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने व भर्ती के लिए एक अलग विभाग या शाखा की स्थापना की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सेवी वर्गीय विभाग कहा जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया का अर्थ एवं उसका परिभाषा की कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और उनकी योग्यताएं भी क्या क्या होनी चाहिए। देखते हैं इसी में क्या, भर्ती की नीति रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती क्या है। तो इस संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ मार्गदर्शक या सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मार्गदर्शक या सिद्धांत की भर्ती ही नीति कहलाती है। जैसे अभी आप कौन से क्लास में, 12th में, जब तक आपको कोई अच्छे मार्गदर्शक, आपको अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, आप अपने लक्ष्य टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि क्या, किसी भी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से आदर्श नीति, जैसे प्रत्येक स्वामी, जिसे अभिकर्ता भी कहा जाता है, के लिए आवश्यक है, वह उनका पालन करने के लिए वर्तमान में भर्ती का
कार्य सेवी वर्गीय प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला बात है अपना क्या, भर्ती कार्य शीर्ष प्रबंध से, देखो क्या बोला जा रहा है भर्ती की नीति में, भर्ती कार्य शीर्ष प्रबंध से, भर्ती से संबंधित समस्त कार्य हमेशा उच्च या शीर्ष प्रबंध से ही होना चाहिए, ताकि भर्ती में किसी भी प्रकार का पक्षपात या विरोधाभासी कार्य ना कर सके। मतलब जिस व्यक्ति का योग्यता ज़्यादा हो उसको उस कार्य में सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी में उसको लाना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है इसमें विभिन्न विभागों से रिक्त स्थान की जानकारी, शीर्ष विभाग को विभिन्न विभागों से विभिन्न पदों पर रिक्त स्थान की जानकारी हेतु समय समय पर बुलाना चाहिए, ताकि उसे किसी भी अनुरूप भर्ती किया जा सके। अब भर्ती की नीति में तीसरा महत्वपूर्ण बातें क्या है अपना, तो आवश्यकता के अनुरूप भर्ती, मतलब जितना बोला जाता है ना कि जहाँ जितनी आवश्यकता उतना ही कार्य। तो देखिए उपक्रम में वर्तमान में जितने पद रिक्त हो उतने ही पदों की भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि अधिक भर्ती में उपक्रम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है तथा कम भर्ती करने पर कार्य पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न भी हो सकती है। मतलब जहाँ जितनी आवश्यकता, जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उतना ही उनको क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, न उससे अधिक न उससे कम। फिर अपना चौथा है उसमें भर्ती हेतु अलग विभाग, जहाँ पे कर्मचारियों की भर्ती होती है उसके लिए अलग से विभाग बनाना जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस हेतु कुशल व अनुभवी भर्तीकर्ता का चयन कर अलग विभाग या शाखा खोलनी चाहिए, जिसे सेवी वर्गीय विभाग या भर्ती शाखा का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अब पांचवा देखिए इसी में निम्न बातों में नए पदों की स्वीकृति। तो देखिए कार्य बढ़ जाने से अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पद निर्माण की स्वीकृति नियोक्ता से लेनी चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त पद निर्माण में आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। फिर है छठवां में आपका भर्ती कार्य योग्य अधिकारी द्वारा, जो भर्ती कार्य है एक योग्य अधिकारी के द्वारा ही संपन्न कराया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी व्यवसाय की एक रीढ़ की हड्डी की भांति होती है। अतः जिस प्रकार आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है उसी प्रकार से कर्मचारी व्यवसाय में भी होता है। अतः इनका चयन अत्यंत ही सोच समझकर योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भर्ती विशेषज्ञ को आमंत्रित करना चाहिए। फिर सातवां है आपका कार्य के अनुरूप भर्ती, मतलब जो जिसकी जितनी योग्यता और जो जिस कार्य में दक्ष हो उसी के अनुसार से उसको क्या करना चाहिए, भर्ती चयन प्रक्रिया में अपनानी चाहिए, क्योंकि भर्ती के पूर्व कार्य के स्वभाव व प्रकार को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप योग्य व कुशल व्यक्तियों का चुनाव कर लेना चाहिए। जैसे कोई कार्य हाथ से करने वाला हो तो हाथ से कमजोर या व्यक्ति ना हो, क्योंकि व्यक्ति का चुनाव हो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति हाथ से अपंग हो ऐसे लोगों का चुनाव करने से उस कार्य में प्रभाव पड़ता है। आठवां है आपका भर्ती पक्षपात रहित। तो भर्ती हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि भेदभाव या भाई भतीजावाद को भर्ती की नीति में शामिल नहीं करना चाहिए। फिर नवा है भर्ती हेतु आश्वासन नहीं, किसी भी दशा में भर्ती की अंतिम प्रक्रिया के पूर्व किसी भी उम्मीदवार को भर्ती की आश्वासन नहीं देना चाहिए। फिर 10वां है आपका योग्यता को प्राधान्यता। तो भर्ती में सर्वप्रथम योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। योग्यता में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ खेलकूद, कार्यानुभव आदि को भी प्रधानता देनी चाहिए। फिर 11वां है आपका ध्यान देने योग्य मुख्य बातों में कौन सा है, तो विभिन्न स्रोतों से सुझाव, भर्ती हेतु योग्य एवं परिचितों से अच्छे व अच्छे लोगों की सूची या सुझाव लेना गलत नहीं है, किंतु इनमें से श्रेष्ठ का ही चुनाव हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और आखिरी में चलते हैं हमारा 12वां है विभिन्न परीक्षण, भर्ती के पूर्व विभिन्न परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति किस प्रकार से है। ठीक है, अर्थात परीक्षण कार्य के अनुरूप ही ठीक होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, कार्य परीक्षण, स्वभाव परीक्षण आदि। तो ये क्या हो गया हमारा आपका भर्ती की नीति। हमें भर्ती की नीति में किस प्रकार के और कौन कौन सी बातों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी बातों को उसमें शामिल करना चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती नीति का अर्थ, उसका आशय और उसकी नीति, भर्ती की नीति एवं अब समझते हैं हम भर्ती के स्रोत। तो भर्ती के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भर्ती के स्रोतों को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका हो गया भर्ती के आंतरिक स्रोत और दूसरा हो गया आपका भर्ती के बाह्य स्रोत। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या आंतरिक स्रोत है क्या और आंतरिक स्रोत से होने वाले लाभ। तो देखिए आंतरिक स्रोत में क्या बोला गया है कि सामान्यतः उपक्रम में मध्यम व उच्च स्तरीय पदों पर भर्ती
भर्ती आंतरिक स्रोत से ही की जाती है। यह भर्ती पदोन्नति के द्वारा की जाती है। कर्मचारियों की इस भर्ती के मुख्य 3 स्रोत हैं। देखिए, अब आंतरिक स्रोत के भी कितने हो गए हैं आपके 3, तो अब 3 में कौन कौन से हैं? तो पहला निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, और दूसरा है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, और तीसरा इसमें स्थानांतरण। तो सबसे पहले समझते हैं हम आंतरिक स्रोत के अंतर्गत निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, अर्थात इस उपक्रम के ही योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों को योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत कर रिक्त पदों को भरा जाता है। क्योंकि यह ढंग प्रायः सभी उपक्रमों में अपनाया जाता है। कुछ पद जिनमें अनुभव का होना महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर पदोन्नति द्वारा ही उच्च पदों की भरा जा सकता है, जैसे विद्यालय महाविद्यालय में प्राचार्य का पद, विश्वविद्यालय में कुलपति का पद आदि। ठीक है। अब दूसरे हिस्से में क्या? अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। प्रारंभ में उपक्रम की स्थापना के समय अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो बाद में कार्य कम होने के कारण अतिरिक्त हो जाते हैं। इन्हें अन्य शाखाओं या कार्यालयों में स्थानांतरित करना पड़ता है, क्योंकि यही अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन है, और ऐसे समायोजन से कर्मचारियों का सही जगह उपयोग किया जा सकता है। फिर तीसरा है आपका आंतरिक स्रोत के अंतर्गत स्थानांतरण ट्रांसफ़र। तो देखिए, स्थानांतरण कार्यालय ही सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि स्थानांतरण निम्न कारण से किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसमें? तो पहला है आपका अधिक समय तक एक ही पद पर कर्मचारियों को न रखना। दूसरा है किसी पद की क्षमता के अनुकूल कार्य कर्मचारी द्वारा न करना। तीसरा है कर्मचारियों की क्षमता में परिवर्तन के कारण उसे अन्य अनुकूल क्षमता वाले कार्य को भेजना। और चौथा है स्वयं कर्मचारियों द्वारा अन्य पद पर कार्य करने हेतु इच्छा रखना आदि। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा आंतरिक स्रोत के अंतर्गत, जिसे 3 भागों में बांटा गया है वो। अब हम इसी में समझते हैं क्या? आंतरिक स्रोत के लाभ। अब देखिए, हमने क्या समझ लिया? भर्ती के स्रोत में भर्ती के आंतरिक स्रोत, जिसके अंतर्गत हमने 3 भागों को समझा। अब हम समझते हैं इसी में आंतरिक स्रोत के आपके लाभ। तो सबसे पहला लाभ है आपका सामान्य नियमों की जानकारी। पहला लाभ है आपका क्या? सामान्य नियमों की जानकारी। ठीक है। तो देखिए, संस्था में अनेक वर्षों से कार्य करने के कारण इन कर्मचारियों को संस्था के सामान्य नियमों और व्यावसायिक नीतियों की जानकारी अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि अतः यह कर्मचारियों की भांति इन्हें जानकारी देना आवश्यक नहीं होता, और इसे समय और धन की क्या होती है? विशेष रूप से बचत होती है। दूसरा है आपका लाभ में कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। तो इस प्रणाली में कर्मचारियों का मनोबल सदैव उच्च बना रहता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात रहता है कि कभी न कभी उसकी पदोन्नति अवश्य होगी। अतः वे काफ़ी लगन व उत्साह से क्या करते हैं? कार्य को करते हैं। तीसरा लाभ है आपका पदोन्नति के द्वार खुले रहना। तो आंतरिक स्रोत से भर्ती विविध में सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के द्वार खुले रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी आश्वासन रहता है कि उनकी पदोन्नति भविष्य में अवश्य होगी। चौथा है भर्ती पर न्यूनतम व्यय। ठीक है। तो देखिए, भर्ती की इस प्रणाली में न्यूनतम व्यय होता है, क्योंकि वे सभी औपचारिकताओं जो बाह्य स्रोतों में करनी पड़ती हैं तथा उन पर जो व्यय होता है वह आंतरिक भर्ती में ही करना पड़ता है। इसे उपक्रम अपव्यय से क्या हो जाता है? आसानी से बच जाता है। पांचवा है आपका कार्य क्षमता में वृद्धि। तो देखिए, आंतरिक स्रोत के अंतर्गत उसके लाभ में बोला जा रहा है क्या? पांचवा, कार्य क्षमता में वृद्धि। तो इस विधि में सभी कर्मचारियों को यह ज्ञात रहता है कि उनकी भविष्य में पदोन्नति होगी, साथ ही उनके कार्यकुशल व लगनशील कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र होगी। इसी उम्मीद से कर्मचारी पूर्ण लगन एवं आस्था से कार्य करते हैं। इससे कर्मचारियों की क्षमता में क्या होती है? तेजी से वृद्धि होती है। छठवां, प्रशिक्षण व्यय में कमी। अब देखिए, प्रशिक्षण व्यय में कमी बोला जा रहा है, तो संस्था के कर्मचारी संस्था की कार्यप्रणाली व कार्यों को करने के ढंग से अच्छी तरह परिचित रहते हैं, अतः उन्हें सामान्य कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र नवीन तकनीकी ज्ञान व नई प्रणाली को ही प्रशिक्षण देना पड़ता है, अतः प्रशिक्षण व्यय काफ़ी बच जाता है। तो हमने क्या समझा? अब भर्ती के आंतरिक स्रोत के 3 भाग और आंतरिक स्रोत के हम लाभ समझे। अब हम इसी में समझते हैं क्या? आपके भर्ती के बाह्य स्रोत। तो देखिए, अनेक बार भर्ती के आंतरिक स्रोत कम पड़ जाने या आंतरिक स्रोत में भर्ती करना लाभप्रद न होने पर बाह्य स्रोतों से भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। विशेषकर निम्न स्तर पर या निम्न वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती बाह्य स्रोतों से की जा सकती है। तो देखिए, भर्ती के बाह्य स्रोत में पहला क्या है आपका? पूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति।
मतलब पूर्व कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति। तो देखिए, सेवा के शर्तों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित आयु या निश्चित सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उनमें से कुछ कर्मचारी काफ़ी योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं और पुनः कार्य करने पर इच्छुक रहने पर उन्हें पुनः सेवा में ले लिया जाता है। ऐसे कर्मचारी संस्था के लिए काफ़ी लाभप्रद होते हैं क्योंकि इन्हें सभी प्रकार का अनुभव होता है और कार्य प्रणाली तथा प्रशिक्षण पर संस्था को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। साथ साथ सेवानिवृत्त व्यक्ति कम पारिश्रमिक पर भी कार्य करने को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। दूसरा, भर्ती के बाह्य स्रोत में किसको शामिल किया गया है, तो वर्तमान कर्मचारियों के मित्र व रिश्तेदार। ठीक है, अर्थात जो वर्तमान में कार्यरत है उनके मित्र या रिश्तेदार को भी शामिल किया जा सकता है। वो कैसे, तो वर्तमान कर्मचारी अनेक मित्र रिश्तेदारों योग्यता के अनुकूल होने पर भर्ती हेतु आमंत्रित करते हैं। यह विधि भी व्यवसाय के हित में मानी जाती है क्योंकि ऐसी भर्ती परिचितों में से होने के कारण अच्छे कर्मचारी चुनने का अच्छा अवसर मिल जाता है। साथ ही ऐसे कर्मचारी की त्रुटि के लिए कुछ सीमा तक वर्तमान कर्मचारी भी क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। अर्थात वर्तमान में इस प्रणाली को भाई भतीजावाद प्रणाली भी कह सकते हैं। तीसरा है कार्यालय में सीधी भर्ती। तो देखिए, इस प्रकार की भर्ती उपक्रम के सेवी वर्गीय विभाग या भर्ती शाखा द्वारा की जाती है। अर्थात बाह्य भर्ती के लिए विधिवत रिक्त स्थानों की सूचना व शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाती है। साथ ही साथ दैनिक अखबार में भी विज्ञापन प्रचार प्रसार के द्वारा भी, ताकि अच्छे से अच्छे आवेदकों को श्रेष्ठ का चयन किया जा सके। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र बुलाना, आवेदित उम्मीदवार अधिक हो या आवश्यक हो तो लिखित परीक्षा लेना, लिखित परीक्षा पर सफल उम्मीदवार साक्षात्कार लेना, आवश्यक होने पर विभिन्न परीक्षण करना। आपका चौथा है क्या, रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। तो देखिए, केंद्र सरकार ने प्राय सभी जिलों में रोजगार केंद्र की क्या की है, स्थापना कर दी है। इन कार्यालयों के पास रोजगार चाहने वालों का नाम, पता, योग्यता, रोजगार के प्रकार व अन्य जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। उपक्रम या नियोक्ता इन केंद्रों से रोजगार चाहने वालों की सूची मांगकर योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। यह ढंग वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है। पांचवा, विज्ञापन द्वारा भर्ती। तो यह ढंग वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित है। जिस उपक्रमों में कर्मचारियों व तकनीकी ज्ञान वालों की आवश्यकता होती है वे दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र या रोजगार और निर्माण जैसे समाचार पत्रों को विज्ञापन देकर उपयुक्त उम्मीदवार का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ठीक है, छठवां, श्रम संघों द्वारा भर्ती। कुछ क्षेत्रों में श्रम संघों का काफ़ी बोलबाला रहा है क्योंकि वे अपने माध्यम से ही श्रम की पूर्ति कर भर्ती करवाना उचित समझते हैं ताकि श्रम संघ और मजबूत बने। कुछ उत्पादक भी अपनी परेशानी कम करने के लिए भर्ती हेतु श्रम संघों को निर्देशित कर सकते हैं। इस विधि द्वारा भर्ती करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी श्रम संघ अयोग्य व कुशल व्यक्ति को भर्ती करने के लिए दबाव न डाले। सातवां है आपका क्या, शैक्षणिक व व्यावसायिक संस्थानों द्वारा भर्ती। वर्तमान में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में व्यावसायिक व रोजगार ब्यूरो केंद्र खोले गए हैं क्योंकि इनमें रोजगार से संबंधित विभिन्न जानकारी वांछित लोगों को दी जाती है। इस प्रकार रोजगार से संबंधित कुछ व्यावसायिक संस्थाएं भी होती है जो रोजगार देने में बेरोजगार नौयुवकों की मदद करते हैं और इन संस्थाओं में संपर्क करके भी योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। ठीक है, अब है अन्य उपक्रमों से भर्ती। तो देखिए, व्यावसायिक जगत के कुछ व्यापारिक संस्थाओं में कर्मचारियों के आदान प्रदान की भी प्रथा है। इनका मुख्य उद्देश्य कला एवं कौशल का एक दूसरे व्यापार में आदान प्रदान करना है। इस प्रकार की भर्ती एक या दो लोगों के द्वारा हो सकती है क्योंकि कभी कभी जब एक कंपनी में पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाते हैं तब अन्य कंपनी के अवसर मिलने पर दूसरी कंपनी में प्रथम कंपनी के कर्मचारी की भर्ती की जा सकती है। नौवां है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। तो वर्तमान में जिस गति से सेना में भर्ती होती है उसी गति से सेना में सेवानिवृत्त भी की जाते हैं। सेना में कम से कम उम्र 35 से 45 वर्ष में ही निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे सैन्य कर्मचारी अन्य क्षेत्रों में कार्य करने को क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। अतः इनके अनुशासित, निष्ठावान व मेहनती होने के कारण अन्य क्षेत्रों के प्रबंधक भी इन्हें भर्ती करना उपक्रम के हित में समझते हैं। केंद्र या राज्य सरकार भी कुछ अनुशासित पदों पर जैसे कुलपति या उप कुलपति जैसे सैन्य अधिकारियों की भी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और अन्य स्रोत में क्या बोला जा रहा है,
परामर्श संस्थाओं द्वारा भर्ती, अंशकालीन कर्मचारी, अनियमित आवेदन, कर्मचारियों को पट्टे पर लेना, शिविरों की भर्ती। तो ये क्या हो गया हमारा भर्ती के बाह्य स्रोत। अब हम समझते हैं भर्ती के बाह्य स्रोत के लाभ। तो देखिए भर्ती के बाह्य स्रोत में किसको किसको शामिल किया गया है, तो नवीनतम ज्ञान एवं सूचनाएं रखने वाले व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, योग्य, कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को कार्य करने पर रोजगार देना और संगठन को प्रभावी बनाना, नए संगठन में बाह्य कर्मचारी पुराना अवांछनीय आदतों को छोड़कर नए ढंग से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, योग्य एवं अच्छे कर्मचारी प्राप्त हो जाने से प्रशिक्षण व्यय में कमी आती है और अन्य उपक्रमों के अनुभव का लाभ उठाने क्रम पे लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हमने क्या क्या समझा, तो कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया, भर्ती की नीति क्या होती है, भर्ती के स्रोत क्या है, इसका हमने क्या किया आज अध्ययन किया है।